नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। सुबह के 10:15 पे मैं हिमांशु यादव दंगल सीरीज में हाजिर हूं आपके समक्ष लेकर स्टैटिक जीके के बेहतरीन शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेके मजा आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपके दरोगा का, पुलिस का या फिर आपका DSSB का एग्जाम है, आप यूपी टेट, सी टेट या किसी पैट का, CUET का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए कि हम तैयारी करें जिसमें हमारा जीएस हो जाए, जिसमें हमारा रीजनिंग हो जाए, जिसमें हमारा इंग्लिश हो जाए, जिसमें हमारा मैथ्स कवर हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है राइस स्मार्ट हिंदी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करेंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा हिंदी इंग्लिश, उस पर टैप कीजिएगा, आगे इंटर कीजिएगा, आपको बैचेस दिख जाएंगे, जिनमें से आपका मैथ्स का एक बैच दिख जाएगा, साथ ही साथ आपका रीजनिंग के साथ आपको बैच दिख जाएगा इंग्लिश का। रीजनिंग में जीएस का बैच आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा, तो वो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इस बैच के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे कॉल कर लेना है 8282827099 पर। ऑफर चल रहा है, फायदा मिलेगा और कम फीस में आप कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, क्लास टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। कहीं और कोई ना बुक खरीदने की जरूरत है, ना कोई कंटेंट खरीदने की जरूरत है मार्केट से, ना कोई मटेरियल, सब कुछ अपडेटेड। 2024 के जितने एग्जाम्स हो चुके हैं, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल होंगे और बिल्कुल नया कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, नए सिलेबस, नए तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर क्लास होगी, ये आप भरोसा रखिएगा। तो फिलहाल अगर चाहते तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब कुछ मिल जाएगा। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टैटिक जीके का। ये रहा पहला क्वेश्चन, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, यानी कि जिंदा लोगों को जो कटवा दे उसे बोला गया जिंदा पीर, मतलब कोई दया भाव नहीं। गुरु तेग बहादुर को भी और उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने जिस तरीके से, खतरनाक आदमी। कुछ लोग तारीफ भी करते हैं कि अगर खाता था तो ईमानदारी का खाता था, अपने घर में अगर दीपक भी जलाता था तो उसके लिए कुछ काम करता था, टोपी सिलता था, कुरान लिखता था, फिर उसको मार्केट में बिकवाता था, उससे जो पैसा आता था उससे भोजन ग्रहण करता था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा। फिलहाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो निसंदेह कौन है, उसका नाम है औरंगजेब। और इस क्रम की अगर हम बात करें तो हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर, हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर, अकबर के बाद आपको सलीम मिलेगा, सलीम के बाद आपको मिलेगा शाहजहां, और फिर शाहजहां का पुत्र होता है औरंगजेब। तो शाहजहां वही है जिसने क्या बनवाया था, ताजमहल। और औरंगजेब ने अपने पापा को लाल किले में कैद कर दिया, जहां से कहते हैं लाल किले से वो अपने ताजमहल को देखा करता था, उसकी खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को। ताजमहल है कहाँ, ये तो पता है, आगरा में है ना। और भारत में यूनेस्को धरोहर सूची में भी शामिल है। शुरुआती चीजें थी जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को क्या है, साइंस और आपके एजुकेशन की चीजों को प्रमोट करने के लिए वैश्विक सरकारी संगठन हो। फिलहाल चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय लघु वित्त बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला। लघु वित्त बैंक का मतलब क्या होता है, जिनके पास अपनी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है, अगर उनके पास 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वो से इधर उधर कर लेते हैं, 5 करोड़ तक की लिमिट में है, तो उसे हम बोलते हैं लघु वित्त बैंक। और ये 5 साल अगर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर ये आरबीआई से रिक्वेस्ट करके एक रियल में प्राइवेट बैंक बन सकते हैं, बट 5 साल की सस्टेनेबिलिटी के बाद ही हो सकता है। और जो पहला सूर्योदय लघु वित्त बैंक आया, इसको जो लाइसेंस मिला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे एलबीडब्ल्यू माना जाता है? एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे बॉलर ने बॉल डाली और कोई भी बैट्समैन स्टंप को कवर करके खड़ा है, तो उसके शरीर में कहीं भी बॉल लग जाए और वो हेड विकेट, मतलब सीधे विकेट में जा रही थी और शरीर में बैट ना लग के पैड लग गया या शरीर का कोई भी हिस्सा लग गया, जिसकी वजह से गेंद अगर ना वो रोकता तो सीधे स्टंप में लगती, तो उसे एलबीडब्ल्यू बोला जाता है। उसे आउट करार दिया जाता, वो बैट्समैन फिर आगे बैटिंग नहीं कर पाता। तो उसी के लिए ऑप्शन है, फील्डर ने हवा में गेंद को पकड़ा, ये तो कैच हो गया, फील्डर हवा में गेंद पकड़ा तो कैच हो गया। बल्लेबाज का शरीर फेंकी गई गेंद के साथ हस्तक्षेप करता है जो कि विकेट पर लगेगी, अर्थात ऐसी बॉल जो सीधे विकेट पर लग रही थी उसे उसने बीच में रोक दिया,
हस्तक्षेप कर दिया बैट के अलावा अपने शरीर के किसी अंग से जो कि विकेट में जा रही थी, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं LBW। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। गेंदबाज गेंद से विकेट को गिरा देता है, तोड़ देता है, तो ये तो बोल्ड करना हो गया, विकेट हो गया। क्षेत्र रक्षक ग्राउंड बॉल को पकड़ता है, मतलब कि फील्डर बॉल को पकड़ेगा और विकेट पर फेंकता है, और बल्लेबाज पहुंचने से पहले गिरा देता है, उसे रन आउट बोलेंगे। ठीक है, चलो LBW का क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? T20 यानी कि 20-20 ओवर का मैच होगा, और अभी T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा आपका, आज ही पहला मैच है भारत का, तो देख लीजिएगा आप लोग शाम को। फिलहाल T20 क्रिकेट मैच एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है मात्र 11। और अभी तो सिस्टम ये है कि आप बीच के प्लेयर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे IPL होता है 2020 ही होता है, तो IPL में क्या होता है कि आप 3-4 प्लेयर बीच में बदल भी सकते हो, रोटेट कर सकते हो। पहले बॉलर ज्यादा खिला लो, बैटिंग के समय बॉलर को हटा के बैटिंग करवा लो, तो ऐसा शानदार काम, नई चीजें आ रही हैं, नई प्रक्रियाएं आ रही हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली स्थित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे 2021 के लिए नृत्य पेरुन ज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पेरुन ज्योति पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? गीता चंदन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम जो डांस है, इसे हम सबसे पुराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। और इसका नाम क्या था पहले? इसका नाम था सादिर। मंदिरों में आयोजित किया जाता था, मंदिरों में देवदासियों द्वारा। और भरतनाट्यम जो है ये आपका रौद्र रूप है, जिसको शंकर भगवान ने किया था गुस्से में, तो ये रौद्र रूप में नृत्य का मंचन होता है। इसी तरह से जैसे मोहिनी अट्टम है, वो आपका लास्य का है, खुशी का है। फिलहाल भरतनाट्यम के लिए गीता चंदन को क्या मिला हुआ है? पेरू ज्योति पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? बोले टाइफाइड हो गया, बीमार पड़ गए, अब उठने का मन नहीं कर रहा है, तो इसे हिंदी में बोले तो मियादी, टाइफाइड बोले तो मियादी बुखार। जब फीवर लगातार आपको रहे 10-15 दिन तक, तो वो फीवर आपका नए नाम से जाना जाएगा, जिसे बोलते हैं टाइफाइड। और फिर उसी से आपका बाद में मलेरिया वगैरह भी मच्छर के काटने से हो जाता है। आपके शरीर के अंदर के जो तंत्र होते हैं उनमें कुछ कमियां आ जाती हैं, वो सही ढंग से लीवर काम करना बंद कर देता है, तो उसे फिर मलेरिया, लीवर सिरोसिस और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। टीबी वगैरह भी बाद में हो जाती है अगर आपका लीवर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो। और आपका क्षय रोग भी, इससे टीबी बोलते हैं, क्षय रोग वो हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, तो बहुत से रोग एक से एक बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे वायरस है तो HIV वायरस होता है, वो उसकी वजह से, कोरोना वायरस वो वायरस की वजह से होता है। अब पुरुलिया के भुवन कुमार एक पुरस्कार विजेता। पुरुलिया क्या है? ये एक प्रकार का डांस है, जो कि पुरुलिया एक जगह भी है। पुरुलिया जगह कहां पे है? पुरुलिया जगह है, स्थान है वेस्ट बंगाल में। और अब वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो देखो, कथक तो आपका यूपी या नॉर्थ के बेल्ट में मिलेगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो आपका आंध्रा के क्षेत्र में मिलेगा। छाऊ की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, और आपका उसी एरिया में मिल जाएगा। कथकली की बात करें तो आपको कहां मिलेगा? केरल का डांस है। तो जाहिर सी बात है आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में छाऊ मिलेगा। तो पुरुलिया के जो भुवन कुमार हैं उन्हें पुरस्कार मिला, किस लिए? छाऊ डांस के लिए, छाऊ के नृत्य के लिए उन्हें प्राप्त हुआ। ओके, चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? इस पर हम लोगों ने एक दिन और भी क्वेश्चन किया था। तो एक तो आपका वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश, फिर आता है आपका शिशुनाग वंश, और फिर इसके बाद कौन सा आता है? नंद वंश। ये मगध के बड़े वंश थे, मगध।
और इन्हीं में जो आपका नंद वंश है, नंद वंश को समाप्त कौन करता है? कलर दिख रहा है ना भी? हाँ ठीक है। नंद वंश को कौन समाप्त करता है? नंद वंश को समाप्त करता है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां से कौन सा शुरू हो जाता है? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का पुत्र होता है जिसका नाम है बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र होता है, उसका नाम क्या है? अशोक। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, फिर आपका उधर मौर्योत्तर काल शुरू हो जाएगा, जहां पे आपके यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये सब आ जाएंगे। पूरे भारत का अलग अलग हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन क्या है? बिंदुसार किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? यानी कि बिंदुसार से पहले राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इन दोनों के बीच में दादा और ग्रैंडसन का, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन का रिलेशन है। क्लियर है ना? और क्लियर है तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लघु उद्यम। देखो, एमएसएमईज की बात करें, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो इंटरप्राइज है उनके बारे में, तो एक तो होता है आपका सूक्ष्म, एक होता है आपका लघु, और एक होता है आपका मध्यम, और इसके बाद बड़े उद्योग आ जाते हैं। अगर मध्यम उद्योग है तो इसमें 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर आपका देखने को मिलेगा। लघु उद्योग है तो इसमें 50 करोड़ का टर्नओवर देखने को आपको मिलेगा। सूक्ष्म उद्योग है तो 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर देखने को मिलेगा। अब बात करें सामान खरीदने के लिए, तो जो सूक्ष्म उद्योग है इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक की मशीन परचेज कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। लघु उद्योग की बात करें तो आप 10 करोड़ रुपए तक की मशीनरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मध्यम वाला जो है यहां पे आप 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई फैक्ट्री, कोई मशीन लेना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लग, जैसे दूध की फैक्ट्री खोलना है, गाय भैंस, कुछ भी, जो भी इच्छा हो। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है? लघु उद्यम मतलब ये वाला, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश की राशि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? मैक्सिमम आप 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हो। औद्योगिकरण के लिए भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। कौन सी आती है? सेकेंड 5 ईयर प्लान। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री, ये जो ट्राइबल्स एरियाज हैं इनके लिए 6वीं अनुसूची आपको मिलेगी। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य, देखो प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? नहीं, मुख्यमंत्री किसी की नियुक्ति नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, राज्यपाल इसमें अलग से मंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा अनुसार करेगा। तो एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर 164 और 163, यहां पर अलग से राज्यपाल इनकी नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़ा हुआ? हनुक्का, हनुक्का बोले तो ये 8 दिन का फेस्टिवल है। इसका 8 दिन का है, किसका? यहूदी धर्म से संबंधित है। होता क्या है कि जब दीपक, ये कैंडल, वहां पे दीपक तो जलता है, वहां तो कैंडल जलता है, तो कैंडल जलने से मान्यता है कि 30 मिनट पहले महिलाएं कोई काम नहीं करेंगी, चुप बैठी रहेंगी। इसके बाद 30 मिनट बाद कैंडल जलेगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि जब तक कैंडल जलेगा तब तक कोई काम नहीं करना, चुप बैठे रहना है। कैंडल जलाई क्यों जाती है? कहते हैं कि एक बार आधे घंटे का दीपक में तेल था, यहूदियों के ऊपर बाहरी हमला हुआ, तो यहूदी संप्रदाय के कुछ लोग तेल की खोज में निकले कि अपने जीवन के लिए हमें तेल की आवश्यकता है, और हम तेल ढूंढे कहां पर मिलेगा। तो तेल ढूंढने के लिए उनके पास जो दीपक था, जिसकी रोशनी में उन्हें तेल ढूंढना था, उसकी क्षमता 30 मिनट की थी। लेकिन उनके ईश्वर की कृपा रही कि वह दीपक 8 दिन तक बिना बुझे जलता रहा।
तो उसी याद में धैर्य, साहस, पराक्रम की वजह से हनुक्का उत्सव मनाया जाता है यहूदी संप्रदाय के द्वारा, जो कि 8 दिन तक उत्सव चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये उत्सव याद। एक दो उत्सव और आज आपको सिखाऊंगा, बड़े प्यारे प्यारे है ना। तो आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले वीडियो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। क्लास के आंसर आप जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, प्रैक्टिस बनी रहेगी। आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश या रिट जारी करता है? फंडामेंटल लागू करने के लिए कौन सा यहां पे अधिकृत है? तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। 29, 30, 31 का कोई मतलब है नहीं। तो मूल अधिकार लागू करने का पावर कहां पे आता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके मूल अधिकार लागू करवाता है। तो यही सिंपल सा आपका सुप्रीम कोर्ट वाला आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति साल 2000 आई, इसके अनुसार हमारी जनसंख्या जो वृद्धि रेट है वो ठीक हो जाए। देखो, पूरे विश्व में लोगों का बना रहना और मानव जाति का समाप्त ना होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होगा ये होना चाहिए 2.1%, यानी कि प्रत्येक महिला 2 बच्चों को जन्म देगी तो ये बना रहेगा। क्योंकि पुरुष बच्चा नहीं पैदा करता, केवल महिला बच्चा पैदा करेंगी, तो इसलिए पुरुष के हिस्से का 1 मान लीजिएगा, 1 महिला के हिस्से का। तो जितनी जनसंख्या वो बैलेंस बनाए रखने के लिए 2.1 का 0.1 क्यों रखा गया? क्योंकि 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों में बहुत से बच्चों का डेथ हो जाता है, तो उस डेथ वाले को भी हटाना पड़ेगा। प्लस केवल बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, बच्चे मरेंगे भी, कुछ वृद्ध होकर भी मरेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी संख्या ज्यादा रखी गई। लेकिन आज साल 2024 में भारत सरकार का डेटा कि भारत सरकार 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट पे आ गया, जो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की तरफ नकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाई देता है। हालांकि ये अभी का रिपोर्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साल 2000 में जो हमारे पास जो जनसंख्या नीति आई थी उसके तहत हमने टारगेट रखा था कि 2045 तक हम जनसंख्या की स्टेबिलिटी पर आ जाएंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट है कि इससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने में ना रहे, बराबर बनी रहे, वो हम साल 2045 तक प्राप्त कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ओके, चलेगा, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, भारत में जनगणना साल 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू की गई और 1881 से लगातार लॉर्ड रिपन की वजह से लगातार 10-10 साल में जनसंख्या की गणना की गई। साल 2021 में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। आगे चलते हैं। सती प्रथा 1829 राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से हुआ कि भाई सती गलत है। और क्योंकि इनकी भाभी को, राजा राम मोहन राय की भाभी को उनकी आंखों के समक्ष ही जला दिया गया था, तो इस वजह से कहते हैं कि इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने आजीवन सती प्रथा पर काम करने शुरू किया और उसी का परिणाम रहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को दंडनीय अपराध बना दिया गया और 2 महिलाओं को इन्होंने सती होने से बचाया भी था। अंतिम सती प्रथा का केस राजस्थान में एक मिलता है और ये 1980 के बाद का केस है। एक महिला मात्र 19 साल की थी, उसके पति का निधन हो गया शादी के 6-7 महीने बाद ही, और उसको सती करवा दिया गया। ये बिल्कुल रिसेंट 1990 के आसपास का, 80-90 के बीच का केस है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखो, ये जैसे बांग्ला है, ये आपका मेघालय का है। बाकी होजागिरी, हाई हक, ये सब आपके जो है ये त्रिपुरा में मनाए जाएंगे, प्लस कुछ वेस्ट बंगाल में भी मनाए जाते हैं, कुछ पश्चिम बंगाल में भी है। फिलहाल मैक्सिमम त्रिपुरा के हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स इनमें सब जो है वो त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। उनमें से मोग ट्राइब्स के द्वारा संगाई समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? मोग ट्राइब्स के द्वारा ये वाला। बाकी होजागिरी, हाई हक, ये भी त्रिपुरा के ही, बट मोग वाला जो है वो संगराई नृत्य किया जाता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, पक्का। चलो आगे चलते हैं। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के हैं। अच्छा, घराना क्या है? एक गुरुजी जो गाना बजाना जानते थे, कथक से संबंधित थे, उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर उनके शिष्यों ने, ऐसे करके एक परंपरा चली। तो लोग, जैसे हम यूनिवर्सिटी में सीखने जाते हैं तो
कथक डांस गायन वादन की प्रक्रिया को सीखने के लिए आप जयपुर घराना जाओ, बनारस घराना जाओ, आप जैसे कि रायपुर घराना, जिस भी घराने में जाओगे, जिस गुरु जी के पास जाओगे, वैसा वो घराना हो गया। तो वही कहा गया कि शिवनाथ मिश्रा जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं, उन्हें किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो कथक तो है ही है, उन्होंने सितार वादन के लिए उन्हें पुरस्कार भी बहुत सारे दिए। अगला है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 में भारत में रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन कितना हुआ? ये अब तो आपको याद ही होगा, आपने करंट अफेयर में खूब पढ़ा होगा कि 316.6 मीट्रिक टन हमने उत्पादन किया। पंचमहल इनमें से किस शहर में है? ये आपका यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। फतेहपुर सीकरी घूमने जाइएगा तो बुलंद दरवाजे से इंटर करते ही सामने आपको इस तरह का डिजाइन दिख जाएगा। इसमें चारों तरफ से हवा आएगी, बस छत है और पिलर है। ये कहते हैं कि पंचमहल, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने जोधाबाई के लिए बनवाया था, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीरबल का घर था। जो भी हो, टेंशन मत लीजिए, फतेहपुर सीकरी आंसर सही कीजिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। और याद रखेंगे कि इस समझौते में गांधी और इरविन ने जो साइन किए, और इसी में कहते हैं कि भगत सिंह की आज़ादी के लिए गांधी जी ने गुहार नहीं लगाई। हालांकि गांधी जी ने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया। और फिर गांधी जी इसी बात से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड भी गए थे, इसी मीटिंग के बाद। एक मात्र 3 गोलमेज सम्मेलन में से दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका नाम है बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। महात्मा गांधी के साथ बहुत से लोग गए थे। फिलहाल महात्मा गांधी राजपूताना से गए थे, किंग्सवे पैलेस में रुके थे। तो फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा? साल 1931। आगे चलते हैं, बीपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? बीपीओ का पूरा, जैसे आपने सुना होगा कॉल सेंटर। अब मैं अपना कॉल सेंटर बनाऊं तो मुझे 15-20 लोग चाहिए, कोई और अपना कॉल सेंटर बनाए उसे 2-4-6 लोग चाहिए। हर व्यक्ति को कॉल सेंटर चाहिए अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। और मैं खरीद नहीं सकता कि मैं 2-4 लोगों को रखूं, उनको लिए ऑफिस, उनके लिए कमरा करूं। तो इससे अच्छा है कि हम एक किसी ग्रुप को, थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारा काम करता रहे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब टीवी आप किसी कंपनी का खरीदते हैं तो कोई व्यक्ति आपके घर में टीवी इंस्टॉल करने के लिए, एसी फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए आता है, तो वो कई कंपनियों का काम करता है, आपकी उस कंपनी के अलावा भी कई कंपनियों का काम करता है। तो उसे हम थर्ड पार्टी यानी कि रिसोर्स आउटसोर्स बोलते हैं, कि किसी तीसरे व्यक्ति को बुला के हमने अपना काम करवा लेना, क्योंकि हमारे पास इतना बिजनेस भी नहीं है कि हम अपना खुद का लगाएं। तो जो काम कर रहा है उसी से अपना भी करवा ले, तो उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी। और इसका इंग्लिश में बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। क्या होता है? हम अपने बिजनेस के लिए बाहर से आउटसोर्सिंग करवा लें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? मस्का डोमेस्टिका इसका क्या नाम होता है? घरेलू मधुमक्खी का जैविक नाम होता है। हमारे घर में जो मक्खी होती है जो दूध में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24। ये आपका समता के विरुद्ध है, समता के विरुद्ध नहीं, समता का है, समता का अधिकार। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण यानी कि आर्टिकल 23 में दुर्व्यापार, बेकार, बलात् श्रम की मनाही है, और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, दारू वगैरह जो आपकी होती है। भारत में संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं वर्तमान में। और इन पर कानून कौन बनाता है? 52 विषयों पर तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची आर्टिकल है 246। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बिस्वा और फुलाइन किसके सांस्कृतिक त्योहार हैं? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल प्रदेश में पड़े, हिमाचल प्रदेश के। बिस्वा और फुलाइच। तो हो गए 25 क्वेश्चन। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल 10:15 पे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आप लोग आज्ञा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हाँ,
पढ़ाई में फोकस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।